Are you worried about economics? Now, don't be. Just subscribe the Economics Hub. Hello, my name is Anand. आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इन शॉर्ट मैं आपको सबको समझाने की कोशिश करूंगा चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, द टर्म इकोनॉमिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है ओइको और नॉर्म्स और निमेन। ओइको का मतलब होता है हाउस और नॉर्म्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हाउस हमारे लिए है हमारा भारत, इंडिया। तो इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं, स्कार हैं या कैसे भी हैं, उनको मैनेज करने का काम हमारा है और हमारे इकोनॉमिक्स में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं। ये दो टर्म्स आपसे MCQ के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं कि जो टर्म है इकोनॉमिक्स का वो कहाँ से लिया गया है। ग्रीक से लिया गया है, ओइको और नॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटी सी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। व्हेन वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जब हम तरह तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, जैसे पॉवर्टी, जैसे स्कार रिसोर्सेज, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करें या एग्रीगेट लेवल पे बात करें, वो दोनों ही हमारे किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो ये है छोटा सा इकोनॉमिक्स का मतलब। क्लियर? तो यहाँ पे हमने मीनिंग इकोनॉमिक्स का पढ़ा और ये दो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ ध्यान से इसको देखें। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस दो पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम इंडिविजुअल चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब व्हेन वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट इंडिविजुअल लेवल, जब हम इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट एग्रीगेट लेवल, जब हम एग्रीगेट लेवल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट फर्म, ठीक, और नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज ऑल आर अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। तो ये है माइक्रो और मैक्रो का मतलब, और यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स का मतलब समझा। तो 3 डेफिनेशन और 3 टर्म्स आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वी हैव स्कार्सिटी। अब इस टॉपिक में हम लोग इकोनॉमिक्स को और डिटेल में समझेंगे। स्कार्सिटी होता क्या है? जनरली स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, रिसोर्सेज में कमी आना। ठीक है, आप चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, रिसोर्सेज में कमी होना, दिस इज कॉल्ड स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। मतलब मांग जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, कमी का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मतलब रिसोर्सेस इतने कम हैं कि हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, मतलब लोगों तक वो पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक, चॉइस क्या होता है? चॉइस इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज। चॉइस का मतलब होता है हम ऐसे कैसे चॉइस करें जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं, वो क्या हो जाए, फुलफ़िल हो जाए उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। लेट्स स्टार्ट। जैसे सपोज 2 लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ए का और बी का दोनों का बर्थडे है। ठीक है, ए के पास है 1 लाख रुपए और बी के पास है केवल 1000 रुपये। तो किसको ज़्यादा सोचना पड़ेगा खर्चा करने के लिए? ऑब्वियसली बी को ज़्यादा सोचना पड़ेगा खर्चा करने के लिए। खर्चा करने के लिए मतलब वो उसे सोचना पड़ेगा कि मैं अपने 1000 रुपये, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इस लिमिटेड रिसोर्सेज को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूं कि जिससे मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स को क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। अब यह एक है ए 1 लाख वाला, इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये अपने इस रुपए को ज़्यादा सोचेगा नहीं और खर्च कर देगा। ठीक है, तो ये ए और बी का कॉम्बिनेशन मैंने समझाया है। ऐसे ही बी हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी है और है ए USA, इसके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। तो इसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता रिसोर्सेज बनाने के लिए और भारत को सोचना पड़ता है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा स्कार्सिटी क्या होता है। ठीक है, चॉइस का मतलब वही है कि चॉइस कैसे सेलेक्ट करें कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड स्कार्सिटी एंड दिस इज़ कॉल्ड चॉइस। ये आपके अगर आपका क्लास 12th में प्रैक्टिकल होता है तो ये प्रैक्टिकल में एग्जामिनर ये आपसे पूछ सकता है, तो उसको अच्छे से समझें। नेक्स्ट वी हैव
वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। कई बार क्वेश्चन क्लास 11 में टीचर पूछ लेता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं। भैया प्रॉब्लम वहीं अराइज होंगी जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होगी, मतलब रिसोर्सेज आर स्कार, रिसोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज की कमी है और इन रिसोर्सेज को कैसी कैसी जगह यूज़ करें जिससे जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा डिमांड है, वो हर इंसान की कोशिश करेंगे फुलफ़िल करने की लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, आप सिंपल सा आंसर देंगे बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ओके, चलिए ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुए। नेक्स्ट क्या है आपके पास, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझें क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से दो टर्म्स होती हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड, जैसे बट आपको याद रखना है, बस सिंपल शब्द में इसको समझें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एक ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जहाँ पे हम वैल्यू जजमेंट नहीं करते हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है जहाँ पे हम वैल्यू जजमेंट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा इंडिया इज़ अ मिक्स इकोनॉमी, हम सब जानते हैं इंडिया जो है एक मिक्स इकोनॉमी है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे क्या हम जजमेंट देंगे, ये तो फैक्ट है ना, ये फैक्ट के बेसिस पे बात हो रही है। इंडिया जो है मिक्स इकोनॉमी है, सीधी सी बात है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा इंडिया विल बी अ मार्केट इकोनॉमी। अब कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया को मार्केट इकोनॉमी बनने में 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कोई कह रहा नहीं बन पाएगी, कोई कह रहा बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग अपने वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपने वो व्यूज़ रख रहे हैं, अपना जजमेंट दे रहे हैं, और ये तो फैक्ट है, ये तो हो चुका है। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल और बताऊँ कि सचिन जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, तो इसमें नॉर्मेटिव की कोई बात ही नहीं है, सचिन बहुत अच्छा प्लेयर था, तो क्या हुआ ये, दिस इज स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, क्योंकि फैक्ट है, उसके रिकॉर्ड्स को देखते हुए हमने देखा सचिन बहुत अच्छा है। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में, विराट कोहली एक बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है, तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं विराट कोहली अच्छा नहीं खेलेगा, कोई कह रहा है विराट कोहली 10 महीने या आने वाले 2 साल अच्छा खेल सकता है, उसके बाद नहीं खेल सकता। तो यहाँ पे हम अपनी जजमेंट रख रहे हैं, तो ये नॉर्मेटिव है, और यहाँ पे अपनी जजमेंट नहीं रखने हैं क्योंकि ये फैक्ट हो चुका है, तो ये है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्लास 12 और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे आप UGC की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है टर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी 3 तरह की होती है, एक तो सेंट्रली प्लान, दूसरी मार्केट इकोनॉमी, तीसरी मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्या होता है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कंट्रोल इकोनॉमी, मतलब सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा, ये सारा का सारा डिसीज़न कौन लेती है? सरकार लेती है, गवर्नमेंट और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी। कितना बनना है, क्या बनना है, ये सब डिसाइड करती है सेंट्रल अथॉरिटी। दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल इकोनॉमी। और यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर का। यहाँ पे हम इंसान चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसको हर इंसान को एक समान हक मिले। गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या बनना है, कैसे बनना है और क्या बिकेगा। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट ले रही है, मतलब पब्लिक सेक्टर ले रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे बात करें, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और एक्सेट्रा। और भी कोई एग्जांपल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक, तो ये हो गया आपका सेंट्रली प्लान इकोनॉमी और कंट्रोल इकोनॉमी। जिसको कौन कंट्रोल करता है? जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरी तरह से। ठीक, नेक्स्ट वी हैव मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी कौन सा इकोनॉमी होता है? जहाँ पे पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी है, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चीज़ें चलती है। मार्केट फोर्सेस समझ लो क्या होता है। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है कि डिमांड एंड सप्लाई। ये 12th में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आने वाले चैप्टर्स में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है मार्केट फोर्सेस मतलब जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा और उसी हिसाब से मार्केट चलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। यहाँ पे मेन मोटिव होता है केवल और केवल पैसा कमाना। यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगी, मतलब जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसी चीज़ का प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइजेस को, प्राइस ज़्यादा होना है या कम होना है वो डिमांड पे इफेक्ट करता है। गुड्स एंड सर्विसेज का, किसी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो डिसाइड करेगा मार्केट, मतलब लोग, मतलब जो भी मांग सबसे ज़्यादा हो रही है जिस प्रोडक्ट की। ठीक है, यहाँ पे सारा रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का।
प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जैसे यूएसए, यूके, ये एग्जांपल्स हैं आपके मार्केट इकोनॉमी के। अगर आपको और कोई एग्जांपल्स बताएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वी हैव मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी बहुत फेमस इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया को हम मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्स इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारे डिसीजन जो होता है वो मार्केट फोर्सेस भी लेता है, प्लस वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी होता है, ठीक है। इन दिस इकोनॉमी ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन आर गवर्न बाय द मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। प्राइजेस मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहा है, लेकिन कितने डिसाइड करने हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल रहेगा। जैसे सपोज़ किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस डिसाइड हो गए ₹10, तो उसने डिसाइड कर दिया, अब इसको 10 रुपये को जांचेगा गवर्नमेंट, मतलब ज़्यादा तो नहीं है क्या, इसमें कुछ और कम हो सकता है, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और सोशल वेलफेयर भी होता है, ठीक है। प्राइजेस डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस बट गवर्नमेंट कंट्रोल। प्राइजेस डिसाइड करेगी मार्केट फोर्सेस, जैसे मैंने आपके ऊपर बताया, बट गवर्नमेंट का कंट्रोल भी कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं। जैसे भारत, ठीक है, यहाँ पे रिच भी रहते हैं, मिडिल क्लास भी रहते हैं और पुअर्स भी रहते हैं, तो गवर्नमेंट तीनों को देखेगी और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगी और बनाएगी। क्लियर हुआ? दिस इज़ कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। और एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे पब्लिक स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, तो प्राइवेट जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो प्राइवेट स्कूल में चला जाए, जिसके पास पैसा कम है वो पब्लिक स्कूल में भी जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने दोनों पे नज़र रख रखी है, तो दिस इज़ कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। अगर मिक्स इकोनॉमी का आपको और कोई एग्जांपल पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ हमने बात करी चैप्टर नंबर 1। क्लियर? तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, और आप मेरे साथ बने रहें और मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, थैंक यू।